नमस्कार दोस्तों। तो एग्ज़ाम अफेयर दोस्त में आपका स्वागत है। तो आज हमारे पास ठीक-ठाक आर्टिकल्स हैं। तो देखो, हाँ, कुछ लोग टेक्स्ट कर रहे थे ना, मतलब जब से मैंने ये स्टार्ट करा है तब से एक 8-10 टेक्स्ट आ गए मेरे पास कि आप तो एक दिन पीछे वाले न्यूज़पेपर को कवर करते हो। तो ठीक है। देखो, मेरे साथ इशू ये है कि मुझे 2 न्यूज़पेपर्स पढ़ने होते हैं एंड इट टेक्स अराउंड 4 टू 5 आवर्स, ठीक है। उसके बाद इस पे नोट्स बनाना होता है, ठीक है। इट आल्सो टेक्स 1 आवर अप्रॉक्स, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्ड करना होता है। ये सब करने में मुझे 6 से 7 घंटे लगते हैं और जनरली मुझे न्यूज़पेपर 8 बजे के अराउंड मिलता है, ठीक है। तो ये करूँ तो 2 से 3 बजे तक आ जाएगा, ठीक है। बट दिस इज़ वेरी हरी, मतलब इतना फास्ट चीज़ों को करना नो नीड। तो मैं आराम से पढ़ लेता हूँ, ठीक है, और अपने टाइम के अकॉर्डिंग नोट्स बना लेता हूँ और नेक्स्ट मॉर्निंग रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ, ठीक है। तो एंड इसमें ऐसा भी तो कुछ नहीं है ना कि आप 10 तारीख मतलब आज अगर 9 तारीख वाले न्यूज़ को देख रहे हो, ठीक है, तो वो पुराना हो गया एंड यू मतलब ठीक है, एग्जाम में वैसे भी 1 साल पहले के आ रहे हैं, ठीक है, तो दैट्स नथिंग टू डू विद दैट। और हम लोग ऐसा तो कुछ कर नहीं रहे ना कि एकदम ताज़ा खबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ। तो ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट और ये ही चलेगा बिकॉज आई हैव टू सी ऑल्सो टाइम कि ठीक है, मैं कैसे मैनेज करता हूँ। तो देखो, अभी ये आजकल ना एक न्यूज़ में है कि दीपाथॉन जो है, दीपाथॉन ऑर्डर, तो बेसिकली है क्या कि एक ग्रुप है हिंदू तमिलर काच्ची, ठीक है, इसके फाउंडर है रामा रवि कुमार। ये एक पिटीशन डाले थे कि एक हिल है, ठीक है, तमिलनाडु में, उस पे मतलब दीपाथॉन या एक करथाई ये करथीगाई दीपम फेस्टिवल होता है, ठीक है। इसमें दीप जलाया जाता है, तो वो सब अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए इनको सिंगल बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि ठीक है, आप जला सकते हो, क्योंकि ऊपर में जो हिल पे जलाना है उस पे एक दरगाह भी है, ठीक है। तो अब ऐसे दरगाह वालों को कोई इशू नहीं है, बट ठीक है, पीपल आर क्लेमिंग कि हाँ इशू है वगैरह वगैरह। तो ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे। अब देखो, इसमें है क्या कि ये जो सीपीआई एम के जो एमपी हैं, ये कह रहे हैं कि हम लोग रिमूवल प्रोसेस ले आएंगे वो जज के खिलाफ। तो उसके लिए मतलब जो प्रोसेस होता है, तो हम लोग थोड़ा हाई कोर्ट के एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल प्रोसेस को भी देखेंगे, ठीक है। तो चलो, तो बेसिकली ये क्या है, तो देखो, दीपाथॉन इशू या कार्थिगाई दीपम फेस्टिवल, तो ये फेस्टिवल एंड सिग्निफिकेंस इसका क्या है। तो ये कार्थिगाई दीपम एक तमिलनाडु का ओल्डेस्ट लैम्प फेस्टिवल है। जैसे दिवाली होता है ना, तो ये लैम्प फेस्टिवल है ऑनरिंग शिवा एज द इनफाइनाइट फ्लेम, ठीक है। अरुणा अरुणाचलेश्वर कहते हैं इनको, ठीक है, अरुणाचलेश्वर। तो ठीक है, वहां पे lit on the summit of sacred hills, especially in अरुणाचला, मतलब वही तमिलनाडु में है, या अनामलाई हिल्स, ठीक है, या थिरुवन्नमलाई भी कहते हैं, रिप्रेजेंट अग्निलिंगम, ठीक है, लिंक टू लिंग भावा। तो ठीक है, डिवोटीज परफॉर्म गिरिवलम अराउंड द हिल अप्रोक्सीमेटली 14 किलोमीटर पाथ, ठीक है। इसमें महादीपम जलाया जाता है, जाइंट घी लैंप, स्पेसिफिक ऑस्पिशियस टाइम डिसाइडेड बाय टेम्पल प्रीस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर्स, हिल एक्सेस रेगुलेटेड फॉर सेफ्टी, इकोलॉजी, क्राउड कंट्रोल वगैरह, ठीक है। अभी 2025 वाला जो अभी ये जो इशू चल रहा है, ये क्या है कि डिस्प्यूट रिगार्डिंग हु में लाइट द हिल टॉप दीपम एट थिरू अपर, ठीक है, वट एवर द हिल इज। तो पढ़ लेना आप। तो देखो बेसिकली हुआ क्या कि ये हिल है, उस पे एक क्या है, मॉस्क है, ठीक है। नहीं, मॉस्क नहीं है, बेसिकली दरगाह है, ठीक है। तो उसके वजह से दो रिलीजियस ग्रुप आपस में, वैसे वहाँ जो दरगाह कमिटी है वो लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दोज हु आर एमपीज, ठीक है, एंड ऑफ सर्टेन ग्रुप्स दे आर हाईलाइटिंग दिस इशू।
तो ठीक है, क्योंकि मैं आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें वो जो दरगाह का चेयरमैन वगैरह है वो कह रहा है कि हमको कोई इशू नहीं है, तो ठीक है। तो मद्रास हाई कोर्ट में पिटीशन डाला गया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने परमिशन दिया पिटिशनर को कि आप परफॉर्म करिए लाइटिंग, क्योंकि ये एज ओल्ड है, परंपरा है, तो आपको फॉलो ऑन करिए। फिर उसमें ये हाई कोर्ट के जो जज थे वो सीआईएसएफ का प्रोटेक्शन भी दिया, ठीक है। लेकिन सीआईएसएफ जब प्रोटेक्शन देने गया तो वो जो दीपम को जलाने जा रहे थे उनको हिल टॉप के नीचे ही रोक दिया, ठीक है, कि स्टेट गवर्नमेंट मना कर रही है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट दो पिटीशन डाली है, एक मद्रास हाई कोर्ट में एंड एक सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अभी ये दोनों में हियरिंग चल रहा है, बट ये इशू है, ठीक है। तो चलो इसमें, हाँ, एक तमिलनाडु में देखोगे ना तो टेम्पल मैनेजमेंट का बोर्ड है, तमिलनाडु एचआरएनसीई बोर्ड, ठीक है। वही वहाँ के टेम्पल्स को मैनेज करता है वगैरह वगैरह, मतलब एंड ऑफ द डे टेम्पल्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, विच इज़ वेरी आयरनी, बट ठीक है। मतलब आयरनी इस टर्म्स में है ना कि ठीक है, जितने भी मतलब आप आर्टिकल 25 टू 29 देखोगे, ठीक है, तो मतलब ये रिलीजियस फ्रीडम वगैरह देता है, लेकिन पर्टिकुलरली साउथ में, इवन कि नॉर्थ में भी आप देखोगे तो टेम्पल इज विद इन गवर्नमेंट कंट्रोल। इसका अभी जो विष्णु देवी टेम्पल वाला इशू हो रहा है वो भी आप देखोगे कि पीपल आर सेइंग कि अगर विष्णु देवी में जो भी विष्णु देवी से रिलेटेड जो भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, उसका जो फंडिंग है अगर वो विष्णु देवी टेम्पल दे रहा है तो बेसिकली हिंदू देवूतीज आर गिविंग चैरिटी हेयर, तो वो यूज होना चाहिए हिंदू स्टूडेंट्स के लिए ही, ठीक है। बट इसमें 50 सीट्स था मेडिकल कॉलेज में, बस 42 सीट्स जो है वो लोकल मुस्लिम्स को दिए गए हैं। तो एंड ओनली 6 आर हिंदूज एंड 2 आर सिक्स सिख। तो इस वजह से तो ये धीरे धीरे रॉ पकड़ रहा है, बट ठीक है, वी विल सी फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। तो रिमूवल ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 124 और 125 में कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बेसिस पे ही, मतलब आपसे पूछा जाएगा कि ग्राउंड क्या है, ठीक है, रिमूवल का, तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी है। सुप्रीम कोर्ट के जजेज को आर्टिकल 124(4) एंड 124(5) के अंतर्गत हटाया जाता है। याद रखना इस आर्टिकल को, बीपीएससी ऐसा आर्टिकल्स पूछता है। एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेज को आर्टिकल 217 और 218 में, मतलब कुछ कुछ दोनों में प्रोविजंस है, तो हटाया जाता है, ठीक है। इस प्रोसीजर को रेगुलेट करता है कौन? जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968। अब देखो रिमूवल के लिए मोशन, देखो मैं बार बार रिमूवल वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इम्पीचमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट का किया जाता है, ठीक है, रिमूवल रेस्ट पोस्ट पे किया जाता है। तो इनिशिएशन ऑफ मोशन, मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा कि ओनली इन लोकसभा, ओनली इन राज्यसभा, स्टेटमेंट गलत होगा, ईदर हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है, ठीक है। अब लोकसभा में अगर इनिशिएट हो रहा है तो मिनिमम 100 एमपीज का साइन चाहिए, ठीक है, नोटिस पास करने के लिए। राज्यसभा में मिनिमम 50 एमपीज का साइन चाहिए, और जो नोटिस होता है वो स्पीकर को या चेयरमैन को सबमिट किया जाता है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना कि इनका सोल डिस्क्रिशन है कि वो एक्सेप्ट करे या नहीं करे, ठीक है, एडमिट और रिफ्यूज। अगर रिफ्यूज कर देते हैं प्रोसेस एंड कर जाएगा, अगर एडमिट करते हैं तो इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है, ठीक है। अब इंक्वायरी कमेटी कौन होते हैं? मैंडेटरी 3 मेंबर कमेटी होता है, ठीक है। इसमें कौन कौन लोग होते हैं? एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, एंड अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे, ठीक है। अब इनका भी सिलेक्शन का प्रोसेस है, ठीक है। अब समझो ये एग्जाम में ना ये ऐसे किसी एक को हटा के कुछ भी तो कर देगा, तो ठीक है, आप ये याद रखना कि 3 मेंबर कमेटी होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज सीटिंग वो भी होने चाहिए, रिटायर्ड वगैरह नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड डिस्टिंग्विश जूरिस। कमिटी हैज पावर टू रिसीव एविडेंस, समन विटनेसेस, एग्जामिन डॉक्यूमेंट्स। जज इज ग्रांटेड फुल राइट टू डिफेंस, ठीक है, दिया जाता है, इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेशन बाई काउंसिल। अब कमिटी अपना रिपोर्ट बनाएगी, और अगर एलिगेशन प्रूव्ड हो जाती है, प्रूव नहीं होती है, तो प्रोसीडिंग्स एंड कर जाता है, ठीक है, जज कंटिन्यू करते हैं अपना सर्विस। और अगर प्रूव हो जाती है तो रिपोर्ट प्लेस की जाती है दोनों हाउस के मतलब सामने, ठीक है, और तब रिमूवल मोशन जो होता है वो वोटिंग के लिए ले आया जाता है। पार्लियामेंट्री वोटिंग,
मोशन मस्ट बी पास सेपरेटली इन बोथ हाउसेस, ठीक है, दोनों हाउसेस में सेपरेटली पास होना चाहिए। अब देखो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप होना चाहिए और 2/3 ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। अब समझो इसमें दो चीज है कि 2/3 चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, प्लस ये मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप भी होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सपोज 543 सपोज कर लो कि मेंबर्स हैं लोकसभा में, ठीक है। अब नाउ इसका 2/3 मेंबर्स, सॉरी सपोज कर लो कि इसमें से 300 ही मेंबर्स हैं, ठीक है, तो 2/3 कितना हो जाएगा 200। अब 200 लोग दिए वोटिंग किए तो एक तो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया कि ठीक है 2/3, लेकिन दूसरा क्राइटेरिया किया क्या, ये जो होना चाहिए इसका मेजोरिटी मतलब 50% प्लस वन, ठीक है, ये क्या फुलफिल हुआ क्या, तो नहीं, क्योंकि ये कितना हो जाएगा अप्रॉक्स 272 हो जाएगा, ठीक है। तो 272 वाले मार्क को पूरा किया क्या, नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखना कि मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 ऑफ मेजोरिटी मेंबर प्रेजेंट, ठीक है। वोटिंग इज वन ऑफ द हाईएस्ट थ्रेशोल्ड यूज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये तो ठीक है। इसके बाद जब यहाँ से पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट्स ऑर्डर आता है, आफ्टर बोथ हाउसेस पास द मोशन द फाइंडिंग इज सेंट टू द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट इशू द order of removal, then judges cease to the office. Order is binding since parliament already fulfill the constitutional condition, ठीक है। अब देखो यहाँ दो चीज इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये समझ लो कि अभी तक किसी भी जजेज का रिमूवल नहीं हुआ है, ठीक है। वैसे मोशन तो कई बार इनिशिएट हुआ है लेकिन रिमूवल नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि टर्म इम्पीचमेंट ये रिमूवल के टर्म में यूज होता है, ठीक है, जजेज के लिए, जजेज का। हाँ, अब समझो अगर मान लो कि मोशन चल रहा है पार्लियामेंट में और समझ ही रहे हो कितना लेंदी मोशन है, ठीक है, लेंदी प्रोसेस है, अगर उसी बीच में जज जो है अपना रिजाइन मार देते हैं, ठीक है, तो वो मोशन खत्म हो जाएगा और ये प्रेसिडेंट को अपना रिजाइन देके बच सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, हाँ, तो प्रोसेस अप्लाई इक्वली टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। और रिमूवल ऑफ जजेस इज एक्सट्रीमली रेयर, ओनली वन हाई कोर्ट के जज जस्टिस सौमित्रा सेन के रिमूवल इनिशिएट हुआ था, ठीक है, बट इनका रेजिग्नेशन आ गया था तो रिमूवल हो नहीं पाया था, ठीक है। अब देखो एक आर्टिकल है, इसमें है कि डेमोक्रेसीज पैराडॉक्स द चूजन पीपल ऑफ द स्टेट, ठीक है। इसमें ये कह रहे हैं ना कि जो ईसीआई एसआईआर कर रहा है ना, इसके पास ऑथेंटिसिटी नहीं है कि ये सिटीजनशिप प्रूफ करे, ठीक है। सिटीजनशिप या फिर फॉरेनर, मतलब सिटीजन कौन है या फॉरेनर कौन है, ये डिसाइड करने का सोल राइट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास। ये आ भी सकता है एग्जाम में, तो आप इसको याद रखना, ठीक है। और ये गाइड होता है फॉरेनर्स एक्ट 1946 से, ठीक है। लेकिन सिटीजनशिप क्राइटेरिया मतलब पास हुआ है पार्लियामेंट के द्वारा, और इसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि मेरे पास सोल राइट है कि वोटर का रोल आउट बनाना, ठीक है, या वोटर नेम बनाना। अब वोटर बनाने के लिए हमको ये जरूरी है कि इंश्योर करें कि सिटीजन है कि नहीं है, क्योंकि वोट देने का राइट सिर्फ सिटीजन को है, ठीक है। तो वोटर लिस्ट में नाम ऐड करना है तो उसके पहले हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो वोटर है कि नहीं है, सॉरी सिटीजन है कि नहीं है, तो इसलिए हमको सिटीजनशिप इंश्योर करने का राइट है, ठीक है। उसके बाद वही एनआरसी वगैरह सब दिया हुआ है जिसपे, ठीक है, डिटेल में हम लोग और बात कर लेंगे। लेकिन इसमें देखोगे तो सिटीजनशिप एक्ट वगैरह की बात हो रही है, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 85, 55, ठीक है, फिर 2019 वाला, फिर 2055 वाला, 1955 वाला, ठीक है। तो ये सब चीजें है, और इसमें ना मतलब वो भी दिया हुआ है कि regardless of whose the parents are, one has to be born before 1 July 1987, एंड इसके जो जुलाई 1 1987 से दिसंबर 2004 तक के बीच में आता है, उसके लिए दोनों पेरेंट्स का रिक्वायरमेंट चाहिए कि इंडियन होना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, तो हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग इसका थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखते हैं। देखो आर्टिकल 5 जो कहता है सिटीजनशिप
एट द कमेंसमेंट ऑफ फॉर पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया। मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हो रहा है या सिटीजनशिप एक्ट आ रहा है उस समय के डोमिसाइल के बारे में बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 6 जो है वो पाकिस्तान से जो माइग्रेंट्स आए थे उनके लिए है, रूल्स बताता है। आर्टिकल 7 माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान एंड रिटर्निंग टू इंडिया, मतलब वैसे लोग जो पार्टीशन के समय पाकिस्तान चले गए थे एंड फिर वापस आए थे, ठीक है, तो उनके लिए। आर्टिकल 6 किसके लिए है कि जो पाकिस्तान के ही थे लेकिन इंडिया में आ गए थे, ठीक है। आर्टिकल 6 एंड 7 याद रखना पाकिस्तान से डील कर रहा है। आर्टिकल 8 जो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अब्रोड। आर्टिकल 9 जो कहता है लॉस ऑफ सिटीजनशिप अपॉन वॉलेंट्री एक्वायरिंग फॉरेन सिटीजनशिप। लेट अस कंसीडर कि यू आर इंडियन सिटीजन इन केस ऑफ अक्षय कुमार, ठीक है। इन्होंने कनाडा का सिटीजनशिप ले लिया था तो इनका इंडियन वाला टर्मिनेट हो गया था, फिर इनको 12 साल इंतजार करना पड़ा था इंडियन सिटीजनशिप लेने के लिए, ठीक है। फाइनली इन 2023 परहैप्स ही गॉट इंडियन सिटीजनशिप, बट ठीक है। तो अगर आप दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले लेते हो तो आपका इंडियन वाला ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है। फिर आर्टिकल 10 कहता है कि कंटिन्यूटी ऑफ सिटीजनशिप सब्जेक्ट टू फ्यूचर लॉज, ठीक है, कि आपका जो भी सिटीजनशिप है वो कंटिन्यू करेगा जब तक कि कोई फ्यूचर लॉज ले आके उसको टर्मिनेट नहीं किया जाता है। आर्टिकल 11 जो है पार्लियामेंट को कंप्लीट पावर दे देता है सिटीजनशिप पे लेजिस्लेट करने के लिए, ठीक है। तो याद रखना कि स्टेट लेजिस्लेचर्स जो होते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई दूसरी बॉडी सिटीजनशिप के मैटर पे लेजिस्लेशन नहीं कर सकती है, मतलब क्या कि लॉ नहीं बना सकती है, ठीक है। ये लॉ बनाने का सोल राइट पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। अब देखो सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रिंसिपल लॉ क्या है, एकदम कहते नहीं कि बेडरॉक लॉ जिससे कि सारा गवर्न होता है, तो दैट इज सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, ठीक है। ये एक्विजिशन, टर्मिनेशन, रिनंसिएशन, डेप्रीविएशन सबको यही गाइड करता है, ठीक है। अब देखो एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप देखोगे तो कितने तरीके से हो सकता है 5 तरीके से। बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरी, ठीक है। तो 5 तरीके से हो सकता है। बाय बर्थ में क्या क्राइटेरिया है, तो बॉर्न इन इंडिया 1955 टू 1 जुलाई 1987 सिटीजन्स बन जाते हैं आप, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है कि आपका जन्म अगर 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 तक के बीच में कभी भी हुआ है तो आप ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन हैं। डजंट मैटर आपके फादर या मदर इंडियन हैं या नहीं है, ठीक है। बस इंडियन सॉइल पे आपका जन्म होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 1 जुलाई 1987 से लेके 3 दिसंबर 2004 तक आपका अगर जन्म होता है तो एटलीस्ट आपके एक पेरेंट इंडियन होने चाहिए, ठीक है। याद रखना 1987 से पहले नो पेरेंट्स ऑफ इंडियन सिटीजनशिप रिक्वायर्ड। 2004 मतलब 1987 से 2004 तक एटलीस्ट वन पेरेंट रिक्वायर्ड। एंड आपका 2004 से लेके अब तक जब भी हुआ है, ठीक है, तो एक पेरेंट्स एटलीस्ट इंडियन होने चाहिए एंड दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए। माइग्रेंट हैं, लीगल पासपोर्ट होल्ड कर रहे हैं, लीगल वगैरह हैं तो ठीक है, ठीक है। एटलीस्ट इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया बाय बर्थ, 3 क्राइटेरिया मैंने बताया, आप याद रखना इसको। 1987 से पहले, 2004 से पहले एंड अब से पहले, मतलब अभी 2025 है तो 2025 से पहले। बाय डिसेंट, ठीक है, सिटीजनशिप डिपेंड्स अपॉन द पेरेंटल सिटीजनशिप एंड रजिस्ट्रेशन एट कंसोलेट स्पेशली पोस्ट 1982, ठीक है। मतलब डिसेंट से आप अगर चाहते हो, ठीक है, तो आप बन सकते हो, लेकिन इसके लिए जरूरत है, ठीक है, कि आप रजिस्ट्रेशन कराए हो, फिर वो रजिस्ट्रेशन 1 साल पहले हुआ है, ये सब चीजें कुछ इसका रूल है, ठीक है। बाय रजिस्ट्रेशन एलिजिबल ग्रुप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के होने चाहिए। परमिशन पर्सन मैरिड टू इंडियन सिटीजन आफ्टर 7 ईयर्स ऑफ रेसिडेंसी, माइनर चिल्ड्रेन, ये लोग क्लेम कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन से। नेचुरलाइजेशन स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है कि 11 ईयर्स ऑफ रेसिडेंस इन प्रीवियस 14 ईयर्स, लास्ट 14 साल में एटलीस्ट 11 साल आप इंडिया में रहे हैं तो नेचुरली आप एक इंडियन सिटीजन बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावे भी इसमें कुछ कुछ है कि आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, आपका इंटेंशन है यहाँ रहने का, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है 11 साल रह लिए हैं अब भागेंगे, ठीक है। लैंग्वेज कैपेबिलिटी, इंडिया में टोटल 22 वो जो क्लासिकल लैंग्वेजेज है उसमें से एटलीस्ट एक तो आना चाहिए। हाँ, और एक लास्ट है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरी, ठीक है। ऑल पर्सन्स ऑफ द टेरिटोरी बिकम सिटीजन व्हेन अ न्यू टेरिटोरी इज इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ,
सिक्किम को जब 1975 में इंडिया में वो करा गया था, शामिल किया गया था, तो सिक्किम के जितने भी सिटीजन्स थे वो ऑटोमेटिकली इंडियन बन गए थे। समझ में आ रहा है? मान लो कि कल इंडिया जो है कल को पाकिस्तान को कब्जा कर लेता है, ठीक है, पूरा पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, या से ले लो कि सिंध को, या ले लो कि बलूचिस्तान को, या पीओके तो चूंकि इंडियन टेरिटरी है तो आई एम नॉट टॉकिंग, पीओके के वाले लोग ऑटोमेटिकली इंडियन है, ठीक है। तो ये सिंध बलूचिस्तान या लाहौर कह लो, कोई भी, तो उनका 4 मेजर प्रोविंस है, उसमें से कोई भी, तो वो लोग अभी तो पाकिस्तानी सिटी, लेकिन जैसे ही इंडिया वो टेरिटोरी अपने अंदर करता है, अपने कब्जे में लेता है, तो वहाँ के जितने भी सिटीजन्स हैं वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन बन जाते हैं, ठीक है। अब देखो, लॉस ऑफ सिटीजनशिप भी होगा, ठीक है, 3 ग्राउंड्स पे होगा, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रीविएशन, ठीक है। तो रिनंसिएशन में क्या होगा कि वॉलेंट्री एक्ट बाय एडल्ट, अगर आप एडल्ट हो, ठीक है, 18 प्लस हो, और आप वॉलेंट्री छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। माइनर चिल्ड्रन ऑटोमेटिकली लूज बट मे रिज्यूम अपॉन मेजोरिटी। मान लो कि आपके पेरेंट्स हैं ABC, ठीक है, प्लस XYZ, ये लोग फॉरेन मूव कर जाते हैं, लेट्स से अमेरिका, एंड वहाँ का सिटीजनशिप ले लेते हैं, और जो बच्चा था उसका उम्र लेट्स से कि लेस देन 18 ईयर था, माइनर चाइल्ड था, ठीक है। लेकिन जब ये मेजर बनता है, मतलब 18 प्लस होता है, ठीक है, तो वो सिटीजनशिप क्लेम कर सकता है, रिज्यूम कर सकता है, उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है। टर्मिनेशन क्या है? ऑटोमेटिक लॉस इफ सिटीजनशिप रिक्वायर्स फॉरेन सिटीजनशिप एज पर लॉ, ये तो हम लोग बात कर लिए। डेप्रीविएशन एप्लीकेबल मेनली टू द नेचुरलाइज्ड या रजिस्टर्ड सिटीजन्स, ग्राउंड इंक्लूड, जैसे कि आप, जैसे सपोज करो कि आपको जो सिटीजनशिप मिला था वो नेचुरलाइजेशन से मिला था या रजिस्ट्रेशन से मिला था, ठीक है, और आप अब कर रहे हो फ्रॉड, डिसअफेक्शन, अनलॉफुल ट्रेड, ठीक है, विथ एनिमी, इम्प्रिजनमेंट या सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये सब कुछ है आपसे, तो आपका मतलब सिटीजनशिप टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब देखो कुछ कुछ अमेंडमेंट्स हुए सिटीजनशिप में, जैसे 1986 का अमेंडमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया था बर्थ बेस्ड जस्ट सोली सिटीजनशिप, इंट्रोड्यूस रिक्वायरमेंट फॉर इंडियन पेरेंट्स। मैंने आपको बताया था कि 1 जुलाई 1987 तक आपका अगर जन्म हुआ है, ठीक है, तो आपके कोई पेरेंट्स भी इंडियन सिटीजन नहीं है, फिर भी आप सिटीजन बन जाते हो। लेकिन इसके बाद मैंने क्या बताया, एटलीस्ट वन पेरेंट्स मस्ट बी इंडियन सिटीजन। तो यही जस्ट सोली वाला जो कंसेप्ट था कि आपका इस लैंड पे सिर्फ जन्म हुआ है तो आप एक इंडियन सिटीजन बन जाते हो, इसको खत्म कर दिया था, और बोला था एटलीस्ट वन इंडियन पेरेंट होने चाहिए, तभी आपको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा। 1992 में मेड डिसेंट जनरल जेंडर न्यूट्रल, ठीक है। जो ये डिसेंट था कि आप चाहते हो, मतलब ये मेल फीमेल हटा दिया था। पहले क्या होता था ना कि अगर आपकी शादी हुई है तो आपके हस्बैंड मतलब जनरली इनिशिएट करेंगे वगैरह, वैसा वैसा कुछ भी, तो इसको मेल फीमेल दोनों के लिए कर दिया था, ठीक है। ईदर पेरेंट कुड कन्फर सिटीजनशिप। 2003 के अमेंडमेंट में आया कि इंट्रोड्यूस लीगल डेफिनेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट, ठीक है। इसके पहले इलीगल माइग्रेंट का डेफिनेशन नहीं था। तो बात समझना, आपसे पूछा जा सकता है कि इलीगल माइग्रेंट को डिफाइन कब किया गया था, 2003 वाले अमेंडमेंट में, ठीक है। टाइटन बोथ सिटीजनशिप रूल्स इफेक्टिव 3 दिसंबर से कर दिया था, ठीक है। और NRC जो होते हैं उनको नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, इसको स्टैट्यूटरी बेसिस मिल गया था। 2005 एंड 2015 में कुछ चेंजेस हुए थे, रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन के रूल्स को चेंज, मतलब थोड़ा सा अपग्रेड किया था। एंड POI पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का कार्ड जो होता था ना, इनको बहुत सारा बेनिफिट मिलता था, उनको मर्ज कर दिया था ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। और PIO कार्ड्स अब इशू नहीं किए जाते हैं। 2019 में अमेंडमेंट आया जिसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 वाला कहते हैं, बहुत सारा ड्रामा हुआ था। फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप देने की बात करी गई थी, तो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज कौन कौन थे, हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख्स, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन फ्रॉम 3 कंट्री, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका नहीं है, नेपाल नहीं है, ये सब याद रखना। कंडीशन क्या था, इंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर दिसंबर 2014, अगर 2014 से पहले आए हैं तो उनको सिटीजनशिप मिल जाएगा, ठीक है। तो वैसे देखोगे तो अगर 2014 से पहले आए हैं और 2022 में, ठीक है, या 2020 में इनफैक्ट देख लो, तो इनके कितने हुए, अगर 2020 में वो लोग चाहते हैं कि हमको सिटीजनशिप मिल जाए तो 6 ही साल हुए। लेकिन हम लोग नेचुरलाइजेशन वाला क्या देखे थे कि 11 ईयर्स होना चाहिए, 14 सालों में एटलीस्ट, ठीक है। तो मतलब फास्ट ट्रैक कर दिया था इसको, ठीक है। ग्रांटेड एग्जाम्पशन फ्रॉम इलीगल माइग्रेंट कैटेगरी, मतलब आप इलीगली भी आए हैं तब भी मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये स्पेशल प्रोविजन बनाया जा रहा है, ठीक है।
तो सिटीजनशिप ग्रांटेड थ्रू रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन नॉट बाई बर्थ, इसमें बर्थ वाला कंसेप्ट नहीं था। अब पीआईओ क्या है, ओसीआई क्या है, एनआरआई क्या है, तो ये अर्लियर स्टेटस था, फॉरेन सिटीजन्स को दिया जाता था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की। कभी आपके दादा परदादा कोई तो इंडियन ओरिजिन के हुआ करते थे, तो ले लो ये कार्ड, आपको कुछ बेनिफिट दिया जाएगा, सिर्फ आप एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते हो, बाद बाकी बिजनेस वगैरह कर सकते हो, घूम सकते हो कहीं भी, तो ये सब चीज़। बाद में इसको ओसीआई से मर्ज कर दिया गया था, ठीक है। ओसीआई मल्टी एंट्री लाइफ लॉन्ग वीजा होता है ये, ठीक है। पार्टी विथ एनआरआईज इन इकोनॉमी, एजुकेशनल, फाइनेंशियल फील्ड्स, नो पॉलिटिकल राइट्स। मतलब आपके पास ओसीआई कार्ड है अगर, तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ आके चुनाव लड़ सकते हो, वोट दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस भी हेल्ड नहीं कर सकते हो, और एग्रीकल्चर लैंड वगैरह आप नहीं खरीद सकते हो, ठीक है। एनआरआई इंडियन सिटीजन्स रिसाइडिंग अब्रॉड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है। मतलब जो लोग होते हैं इंडिया से बाहर जा रहे हैं, 6 साल 8 साल रह रहे हैं उधर, ठीक है, तो दे आर कंसिडर्ड एड एनआरआई, ठीक है। इनको सारा सिटीजनशिप राइट मिलता है, वोटिंग वाला भी, ठीक है, प्रोवाइडेड फिजिकल प्रेजेंस इन कॉन्स्टिट्यूएंसी। मतलब आप एनआरआई हो, आपको वोट देना है, तो आपको अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना होगा। एलिजिबल फॉर सर्विसेज लाइक ओसीआई, स्पॉन्सरशिप, प्रॉपर्टी परचेज वगैरह, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एक पोस्टल वोटिंग का कंसेप्ट चलता है, ठीक है, पर्टिकुलरली आर्म फोर्सेस के लिए यूज होता है। ये ऐसा नहीं कि एनआरआई को भी दे दिया जाएगा कि हाँ लो आप अमेरिका में बैठे हो, कनाडा में बैठे हो, वोटिंग कर दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब देखो इसमें ना जस्ट सोली एंड जस्ट सैंग्विस का दो कंसेप्ट चलता है। जस्ट सोली मतलब कि बर्थ प्लेस प्रिंसिपल के बेसिस पे है, ठीक है। इंडिया इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया था 1986 एंड 2003 वाले अमेंडमेंट्स में। एंड इंडिया नो लॉन्गर फॉलोज प्योर जस्ट सोली वाला कंसेप्ट, ठीक है। जस्ट सैंग्विस ब्लड लाइन प्रिंसिपल, ठीक है, स्ट्रेंथन थ्रू अमेंडमेंट्स, पेरेंटल सिटीजनशिप नाउ क्रिटिकल। मतलब ठीक है, मतलब वही आपके पेरेंट्स तब, तो ये जस्ट सैंग्विस हो जाता है, ठीक है। अब देखो एक आर्टिकल है लंबा सा, ये साउंड के ऊपर, मतलब ये जो भी राइटर हैं ये एक जू घूमने गए हैं, ठीक है, और वहाँ के कामनेस वगैरह को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कितना बढ़िया नेचर का साउंड होता है, स्वीट सॉफ्ट, सुनने में अच्छा लगता है, मेंटल रिलीफ मिलता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इसमें ये ना साउंड के प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझा रहे हैं, ठीक है, कि साउंड होता क्या है। साउंड आर वेव्स डिस्टर्बेंसेस दैट मूव बाय पुशिंग और पुलिंग एयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद ये हर्ज, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, उसके बाद सारे गामा के नोट्स को बता रहे हैं, सारे गामा के नोट्स को, ठीक है। तो ठीक है, फिर मेटल वगैरह की बात कर रहे हैं, फेरोमैग्नेटिक, जैसे देखो मैग्नेट्स आर वंडरफुल मटेरियल, आयरन निकेल वगैरह, ठीक है, नॉर्थ साउथ पोल्स। फिर इसमें आओगे आप तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की इन्वेंटेड इन द 1980s, अर्ली 80s। तो ये सब, तो ये सारा मैंने आपको इसलिए दिखाया कि मैं हम लोग इसको अभी कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो नेचर ऑफ साउंड, मतलब फिजिक्स का एक चैप्टर साउंड का है जो ना, वो हम लोग का अभी रिवीजन हो जाएगा। नेचर ऑफ साउंड, ये एक मैकेनिकल वेव होता है रिक्वायरिंग मटेरियल मीडियम, ठीक है। ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसको या तो सॉलिड लिक्विड गैस चाहिए। अब आपको बेसिक अगर पता होगा तो सबसे ज़्यादा स्पीड जो फास्टर ट्रेवल करता है दैट इज इन सॉलिड, तब लिक्विड, फिर गैस। हम लोग अभी जो भी बोल रहे हैं मतलब जनरल लाइफ में जो टॉक करते हैं वो तो गैस में हो रहा है, एयर में, ठीक है। सॉलिड लिक्विड तो है ही, ठीक है। लॉन्गिट्यूशनल वेव जो होता है पार्टिकल ऑक्सीलेट पैरेलल टू द वेव प्रोपगेशन, ठीक है। देखो दो चीज होता है, एक आप ये वाला वेव देख रहे हो, ठीक है, तो इसको कहेंगे ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। और एक मतलब अब उसको हम कैसे बनाएं, बट ठीक है कोशिश करते हैं। एक इस तरह का जो वेव होता है, ठीक है, जहाँ कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन ऐसे होता है, ठीक है, ये पार्टिकल्स वाला, तो इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूशनल वेव, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूशनल वेव में क्या होता है, पार्टिकल जो होते हैं पैरेलल ऑस्किलेट करते हैं इन द वेव प्रोपगेशन में, कैरेक्टराइज्ड बाय कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, साउंड एनर्जी ट्रांसपोर्टेड विदाउट मास ट्रांसपोर्ट। मतलब कि पार्टिकल्स यहाँ से उठ के यहाँ नहीं जाते हैं, ठीक है, जस्ट वो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इस पार्टिकल से इस पार्टिकल, फिर ये इससे इससे। यही रीजन है कि जब आप बोलते हो तो वो धीरे धीरे साउंड विलुप्त हो जाता है, ठीक है, फेड ऑफ हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ आप बोल रहे हो लेट्स से कि बहुत तेज आवाज में, ठीक है, और 200 मीटर बाद बहुत धीरे सुनाई देगा, ठीक है, तो वो क्या हुआ, एनर्जी लॉस कर गया इन द प्रोपगेशन।
टाइप्स ऑफ वेव्स देखोगे तो ट्रांसवर्स वेव्स होता है, लॉन्गिट्यूशनल वेव्स होता है, ट्रांसवर्स ऑस्किलेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, नॉन टिपिकल, ठीक है, मतलब ये वाला देखोगे, ठीक है, तो ये क्या होता है, ठीक है, और लॉन्गिट्यूशनल वेव देखोगे ये पैरेलल होता है, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। जो साउंड इन सॉलिड कैन एग्जिबिट बोथ लॉन्गिट्यूशनल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स बिकॉज ऑफ रिजिडिटी, तो उसमें वो दोनों में चल सकता है, ठीक है। बाद बाकी एयर लिक्विड वगैरह में वो क्या जाता है, मेनली लॉन्गिट्यूशनल को फॉलो करता है, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड हाईएस्ट इन सॉलिड देन लिक्विड देन गैसेस, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, डेंसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, याद रखना ये सब फैक्टर्स हैं। स्पीड इन एयर इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर, बात समझना, ठीक है, कि 1 डिग्री अगर बढ़ेगा तो 0.6 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड डिटरमाइंस पिच, मतलब इसका वो आप जानते होगे, बट ठीक है, रेफरेंस में मैं बता देता हूँ कि 1 सेकेंड में अगर एक वाइब्रेशन होता है तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1 हर्ट्ज, ठीक है। 1 सेकेंड में अगर 1000 वाइब्रेशन होता है तो इसका क्या हो जाएगा, 1 किलो हर्ट्ज, किलो मतलब 1000, ठीक है। और 1 सेकेंड में अगर 1 या 20,000 बार हो रहा है ना, तो इसी को कहते हैं 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो ये आप याद रखना। वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, ये वाला चीज, या फिर मैंने ये वाला जो बनाया था, तो ये वाला इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम कितना जा रहा है, ठीक है, ये देखो दो वाला मैं बता रहा हूँ, अगर ये बेस लाइन खींच रहे हो तो ये एम्पलीट्यूड इतना ही गया, ये इतना गया, इससे इससे लाउडनेस ऑफ साउंड बनेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी से पिच बनेगा, कितना सुरीला है कितना, मतलब वो सब चीजें, ठीक है। पिच एंड श्रिलनेस, पिच इंक्रीजेज विथ फ्रीक्वेंसी, हायर द फ्रीक्वेंसी श्रिल साउंड, ठीक है, जैसे कि विसल का, लोअर द फ्रीक्वेंसी डीप साउंड जैसे ड्रम का। तो जैसे मतलब ठीक है, ये सब आप फिजिक्स में पढ़े होगे। जैसे मेरा अभी साउंड है नॉर्मल है, मस्कुलर है, ठीक है, और एक फीमेल का जो साउंड होता है जनरली वो श्रिल होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ नॉर्मल सी फिजिक्स है, वमन को या फिर एक फीमेल का, अब बहुत सारे वमन होते हैं, फीमेल होती है ना, जिसको मतलब ठीक है मेन टाइप का आवाज होता है उनका, तो उनका बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जनरली जिनका श्रिल होता है, ठीक है, उनको ज्यादा एनर्जी खर्च करना होता है इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग, ठीक है। तो इसलिए ट्रेडिशनली वुमेन को देखते होगे कि वो लोग खा पी लेती थी, बैठ के 1 डेढ़ घंटा बात कर लिए, उनका खाना पच जाता था, ठीक है। और मेन को मतलब ठीक है, क्योंकि वाइब्रेशन ज्यादा वोकल कॉर्ड को प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, अगर ज्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है तो एनर्जी भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। अब जैसे अपने ही गला को जैसे कि क्या कर सकते हैं, जब हम लोग विशिल बजाते हैं उसमें श्रिल साउंड होता है, ये वाला, ठीक है, और एक ऐसे बोल रहा हूँ श्रिल साउंड होता है। सो इसमें क्या है ना कि फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है, तो आपका क्या आएगा जनरली, हम्म, मतलब सिलनेस नहीं दिखेगा, छोड़ दो, बहुत ज्यादा मैं डीप में जा रहा हूँ। लोअर फ्रीक्वेंसी डीप साउंड, ह्यूमन हियरिंग रेंज क्या होता है, नॉर्मल रेंज 20 हर्ज से लेके 20,000 हर्ज तक, बिलो 20 हर्ज, बात समझना, 20 हर्ज, बिलो 20 हर्ज को कहते हैं इंफ्रासोनिक। तो क्या हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं, नहीं। एबव 20 किलो हर्ज को अल्ट्रासोनिक कहते हैं, ठीक है। इंफीरियर वाला सा फीलिंग कर सकते हो, ठीक है, 20 से इंफीरियर होगा तो उसको इंफ्रा साउंड कहेंगे, अल्ट्रा प्रो मैक्स, ठीक है। तो ये वाला अल्ट्रासोनिक है, ये भी हम लोग साउंड नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आप सोचना कि हम लोग जो कहते हैं कि हम लोग सब कुछ सुन लेते हैं, क्या हम लोग एक्चुअली में सब कुछ सुन लेते हैं, नहीं। क्या हम लोग हर चीज देख लेते हैं, क्या हम लोग हर चीज देख लेते हैं, लाइट लाइट का तो एक प्रिंसिपल, मतलब देखने का एक प्रिंसिपल है ना कि जितना टकराएगा उतना ही दिखेगा, और मतलब रिफ्लेक्शन के बेसिस पे, और सपोज करो कोई मटेरियल रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है, आप देख लोगे। तो वही चीज है, जैसे अभी आप यहाँ पे अपने आसपास देखोगे तो जितने भी एयर पार्टिकल्स हैं वो भी तो है ना, एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, ठीक है। अब उस पर से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, वही लेकिन धुआं वगैरह होता है, धूल वगैरह होता है, उस पर से लाइट रिफ्लेक्ट होता है तो हम लोग देख पाते हैं। तो मतलब लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि हम जो चीज नहीं देखें या नहीं सुने हैं उस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो बेवकूफ़ी है साइंस के टर्म में ये सब चीजें, ठीक है। आप बस ये समझ लो कि
आप ह्यूमन बीइंग जो हैं वो इंटायर क्रिएशन का पॉइंट पार्ट भी नहीं है, ठीक है। और इनका जो सारा सेंस ऑर्गन्स है ना, वो सारे अवेबिलिटी का पॉइंट भी मतलब एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है, ठीक है। यूनिवर्स इज वेरी वास्ट, और हमारे आसपास की जो चीजें हैं वो भी। अब ये एक आता है भूत वाले में, ठीक, रेल वाले में, जिसको भी आप कंसीडर कर लो कि भूत होता ही नहीं है, ठीक है। तो एक कंसेप्ट आता है कि जिसने भूत को देखा वो जिंदा नहीं है, जिसने नहीं देखा वो मानता ही नहीं है, ठीक है। तो फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि होता है या नहीं होता है, वो साइंस ना तो पहले प्रूफ कर पाया था, नहीं तो आज प्रूफ कर पाया है, ठीक है। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि ये हमारे एक्सपीरियंस में एविडेंसली, जिसको कहते हैं ना इंपीरियल डेटा के बेसिस पे, है नहीं। तो जो जिस भी मेथड से हम लोग इंपेरिकल डेटा कलेक्ट करते हैं ना, साइंटिफिक डेटा, वो मेथड ही हमारा अभी उतना शायद परिपूर्ण नहीं है, ठीक है। तो इसलिए चलो ठीक है, बकवासबाजी ज्यादा हो गई। तो स्पे, स्पेसिस का हियरिंग रेंजेस देख लेते हैं। तो डॉग्स, ठीक है, कुत्ते जो होते हैं वो 45 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, ठीक है। हमसे सुनने की शक्ति इनकी 15,000 किलो हर्ट्ज ज्यादा है, ठीक है। तो इस टर्म में दे आर मोर एडवांस। कैट्स और एडवांस है, 64,000 की हर्ट्ज तक सुन सकती है। बैट जो है ये तो बादशाह है, ठीक है, 120 किलो हर्ट्ज से भी ज्यादा को ये सुन सकती है, ठीक है। तो इक्वल क्वेश्चन। एलिफेंट कंटिन्यू यूजिंग इंफ्रासाउंड, ये जनरली 20 हर्ट्ज से नीचे ही बात करते हैं, 5 से 14 हर्ट्ज में बात करते हैं। वेल्स में दो होते हैं, एक बैलेन वेल्स होते हैं, एक टूथेड वेल्स होते हैं। तो बैलेंस वेल्स होते हैं वो इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं 100 से 22,000 हर्ट्ज तक, एंड जो टूथेड होते हैं दे प्रोड्यूस अप टू 150 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। मतलब वेल्स में ही दो, बैलेन, टूथेड, इंफ्रा, अल्ट्रा। एंड रिफ्लेक्शन, इको, रिवर्बरेशन वगैरह क्या होता है? तो देखो इको क्या होता है, हर्ड व्हेन रिफ्लेक्शन डिले, जैसे कि साउंड यहाँ से प्रोपगेट हुआ, वहां गया, टकरा के फिर आया, ठीक है। तो इसके बीच में जो टाइम डिस्टेंस होता है उसके वजह से हमको इको सुनाई देता है। अब इसके लिए भी आइडियल कंडीशन है कि ये जो इस दोनों में टाइम डिस्टेंस होना चाहिए वो या तो ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड का होना चाहिए, या 1/6 सेकेंड कह सकते हो, 60 सेकेंड का 10 पार्ट्स, ठीक है। तो ऐसे, और डिस्टेंस आइडियली 17 से 18 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। अब ये वाला डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक का 16 to 17 होना चाहिए। अगर टोटल देखोगे तो 32 से लेके 34 मीटर हो जाता है, यहाँ से जाके रिफ्लेक्ट हुआ। रिवर्बरेशन जो होता है, परसिस्टेंस ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन इन द क्लोज स्फीयर, हॉल में जब आप बोलते हो तो बार बार वो जो आते रहता है, दैट इज। अब ये यूज्ड इन सोनार, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, आर्किटेक्चरल, एकॉस्टिक्स वगैरह में, ठीक है। अब कैसे कि मान लो कोई लोहे का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो जब उससे साउंड आप पास कराओगे, अगर परफेक्टली इधर निकल जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर फ्रैक्चर हो रहा है तो बीच में कहीं टूटा हुआ है तो साउंड जो है यहाँ ब्रेक कर गया, ठीक है। अब सारे गामा पाधा निशा का कुछ फ्रीक्वेंसी होता है, ज़्यादा जानना नहीं है। सा का होता है 240 एज, और मतलब शुरू वाला सा रे गामा पाधा निशा, और इसका जो होता है 480 हर्ट्ज होता है, ठीक है। तो आप वैसे कर सकते हो कि शुरू वाले का 240 और 480, और कहीं कहीं ये 520 हर्ट्ज भी मिलेगा, तो डिपेंड करता है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ साउंड, सोनार, अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड, सब आप समझ गए। अब मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मटेरियल, तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स देखोगे तो नॉर्थ पोल साउथ पोल्स होता है, और पोल जो होते हैं रिपील करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाई क्लोज्ड कंटिन्यूअस लाइंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। याद रखना कि ये जो मैग्नेट होता है नॉर्थ से निकलता है साउथ जाता है, अंदर भी चलता है, ठीक है। नॉर्थ से निकलता है साउथ जाता है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी यहाँ होता है, और पैरेलल यहाँ होता है अंदर में, ठीक है। तो इसमें मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मेजर एज मैग्नेटिक मोमेंट, बी फील्ड एच फील्ड, मतलब इसमें इसका स्ट्रेंथ नापा जाता है। अब मटेरियल होते हैं, तीन क्लासेस होते हैं, डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। डाई मैग्नेटिक जो होते हैं रिपील्ड बाई मैग्नेट्स, वीक एंड नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी होता है, जैसे कि बिसुमत हो गया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर, इन सब में डाई मैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्टेड, पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी, जैसे कि एल्यूमिनियम, प्लेटिनम एंड सोडियम। फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज होते हैं स्ट्रांगली मैग्नेट क्रिएट करते हैं। परमानेंट मैग्नेटिज्म पॉसिबल होता है, जैसे कि एग्जांपल में आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम, ठीक है। तो ये सब आप याद रखना। डाईमैग्नेटिक में वाटर याद रखना, गोल्ड, सिल्वर, पारा में सिल्वर, प्लेटिनम, सॉरी प्लेटिनम, सोडियम, एल्यूमिनियम, और फेरो में
आयरन कोबाल्ट निकल ये सब। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेरोमैग्नेटिक क्या है? हैव्स डोमेन्स, regions of aligned magnetic moments. When domains align, material becomes strongly magnetized, exhibits hysteresis, मतलब lag between magnetization and applied field. Basis for permanent magnet, transformers, magnetic storage, वो सब जितना भी चीजें होती है, इवन की स्पीकर वगैरह. Soft and hard steel, soft iron easily magnetized and demagnetized. लो कोअर्सिविटी होता है, यूज्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेट ट्रांसफार्मर कोर्स, ठीक है, सॉफ्ट आयरन. हार्ड स्टील वगैरह डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज. एक बार मैग्नेटाइज हो गया तो डीमैग्नेटाइज बहुत डिफिकल्ट होगा, और एक बार डीमैग्नेटाइज्ड है अगर तो मैग्नेटाइज करना भी डिफिकल्ट है. हाई कोअर्सिविटी होता है, मतलब रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, यूज फॉर परमानेंट मैग्नेट्स, ठीक है. एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, तो ये क्या होता है? मैग्नेट प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल वाउंड अराउंड द सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है. आयरन एक ले लो और इसके चारों तरफ आप जब एक वायर बांध देते हो और जब दोनों में से आप करंट पास करा रहे हो तो इसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म गेन कर देता है, ठीक है. और जब करंट स्टॉप होता है तो मैग्नेटिज्म बंद हो जाता है. आप मैग्लिफ ट्रेन वगैरह का नाम सुनते होंगे, तो ये सब इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है. इवन कि आपका जो स्पीकर है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे काम कर रहा है. तो ये मेड वही सब, ठीक है. मोर टर्न्स कॉइल, हायर द करंट, सॉफ्ट आयरन कोर वगैरह. एडवांटेज क्या है? यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल्स, रिलेज, मोटर्स, जनरेटर्स, एमआरआई मशीन, मैग्नेटिक क्रेन्स वगैरह, ठीक है. मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैन बी कंट्रोल यूजिंग एडजस्टेंट करंट. बहुत ज्यादा करंट बढ़ा दिए तो मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, घटा दिए तो कम हो जाएगा, ठीक है. ओके, उसके बाद एक आर्टिकल था ये मच्छर पे, जिसका दुश्मन सारा दुनिया है, ठीक है. तो ठीक है, इसमें जो भी है प्लाज्मोडियम वगैरह की बात चल रही है, और इसमें इस आर्टिकल में बेसिकली ये कहा रहा है ना कि ऐसा नहीं कि मच्छर आज पनपे हैं, ठीक है. ह्यूमैनिटी के इवोल्यूशन के साथ साथ ये भी इवॉल्व करे हैं और हमेशा से रहे हैं, ठीक है. 220 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल फ्यूल भी मिला है इसका, ठीक है. तो अब इसमें वो जो क्यूलेक्स होता है, एनोफ्लीज होता है, ठीक है. फिर क्यूली साइनियाई होता है, ये सब जो चीज़ें हैं. तो हम लोग मॉस्किटो को थोड़ा सा पीएचडी कर लेते हैं, ठीक है. अच्छा, पीएचडी करके क्या ही करोगे, जान लो थोड़ा बहुत, एग्जाम में क्वेश्चन है तो सॉल्व हो जाए, प्रीलिम्स में, मेंस में नहीं. अच्छा, मॉस्किटो. तो ऑर्डर जो है डिप्टेरा में आता है, ठीक है. जैसे वो आप 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते होगे ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा वगैरह, तो ये डिप्टेरा में आता है. ऑर्डर और फैमिली क्यूलिसीडेड होता है, डीआई, मेजर डाइवर्स वेक्टर्स होता है. जेनरा अगर आप देखोगे तो एनेफ्लीज हो गया, एसिड हो गया, क्यूलेक्स हो गया. अब एनोफ्लीज होता है, ये मलेरिया को ट्रांसमिट करता है. जो इसका पैथोजन होता है वो प्लाज्मोडियम स्पेसीज का होता है, जैसे कि पी फाल्सीपेरम, वी पी बाइवेक्स, पी मलेरियाई, पी ओवेली, ये सब. एक्टिव मेनली एट नाइट, याद रखना, हेनोफ्लीज नाइट में एक्टिव रहता है. रेस्टिंग पोस्चर, बॉडी एट एन एंगल टू सरफेस, ठीक है. अब ये सरफेस है ना, तो ऐसे करके ये रेस्ट करेगा, कुछ तो एंगल बनाएगा. आप कहोगे हैं ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, ठीक है. आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ. देखो, ये बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर मतलब मैं पढ़ता था तो ये सब ऐसे नोट्स बनाता था, तो ठीक है. देखो, एक क्वेश्चन था कि फीमेल एनीफ्लीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फीमेल क्यूलेक्स बिकॉज इट सिट्स एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेटम, एट एन एंगल विथ सबस्ट्रेटम, ठीक है, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेटम मोर देन वन एबव. अब समझो ये वाला, ये एनोफ्लीज जो होता है, रेस्टिंग पोस्चर क्या होता है? बॉडी एट एन एंगल, ठीक है. एंड ये देखो, एंडीज बॉडी हॉरिजॉन्टल विथ डिस्टिंक्ट ब्लैक वाइट पैटर्न्स, ठीक है. क्यूलेक्स जो होता है ये हॉरिजॉन्टल ही होता है, मतलब मोर ओवर पैरेलल कह सकते हो, ठीक है. तो इसका देखो, रेस्टिंग एनोफ्लीज बॉडी इंक्लाइंड, हेड डाउन, एब्डोमन अप. एंडीज बॉडी हॉरिजॉन्टल, डिस्टिंक्ट बैंड लेग्स, क्यूलेक्स हॉरिजॉन्टल. तो एंडीज एंड क्यूलेक्स जो होता है हॉरिजॉन्टली बैठता है, ठीक है. हॉरिजॉन्टली समझ रहे हो ना, एकदम ऐसे ऐसे, अगर सबस्ट्रेटम है तो ऐसे बैठेगा, ठीक है. और जबकि एनोफ्लीज जो होता है ना वो ऐसे बैठेगा, कोई ना कोई एंगल बनाएगा, ठीक है. तो ये चीज, अब बताओ, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो आपको हमको जानना पड़ेगा, ठीक है. चलो, अगर ये वाला आप पढ़े होते पहले तो ये क्वेश्चन बन गया होता. चलो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है.
तो ठीक है, मतलब मैं जो भी ये सब क्वेश्चंस बना रहा हूँ ना, मतलब पीवाईक्यूज को दिमाग में रखता हूँ, मतलब जो भी नोट्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत हाईली क्या कर सकते हो, फायदेमंद है। तो ठीक है, एनोफ्लीज हो गया। हाँ, ब्रीड्स इन, ये भी याद रखना क्योंकि किसी क्वेश्चन में पूछ लेगा, क्लीन एंड स्टेगनेंट वाटर, ठीक है। ये गंदे पानी में नहीं ब्रीडिंग करता है, क्लीन में करता है, ठीक है। एंडीज जो होता है ये डेंगू, चिकनगुनिया, जाइगा, ये येलो वायरस वगैरह वो करता है। एनोफ्लीज याद रखना, मलेरिया पता ही होगा। एंडीज डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस वगैरह। एक्टिव, हाँ, तो ये बेचारा दिन में काटता है, ठीक है, क्योंकि रात में वो लोग मतलब उसको काटने नहीं देते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग में जनरली। रेस्टिंग पोस्चर देख लिए हम लोग। ब्रीड्स आर्टिफिशियल कंटेनर्स वगैरह में, ठीक है। क्लीन वाटर नियर द ह्यूमन ड्वेलिंग्स, ठीक है। इसका ये मतलब ह्यूमन के आसपास ही रहता है। क्यूलेक्स फ्लाइएरिसिस को करता है, ठीक है। फिर जापानीज इंसेप्लेटिस को करता है। नाइट बीटर है ये भी। तो याद रखना कि दिन में कौन काटता है, एंडीज, ठीक है। एनोफिलीज एंड क्यूलेक्स जो होता है ये रात में काटता है, ठीक है। मोस्टली नाइट बाइटर्स है। ब्रीड इन डर्टी पॉल्यूटेड वाटर, ड्रेन, सीवेज। तो देखो, एनोफिलीज एंड एंडीज जो होता है ना, क्लीन वाटर में ब्रीडिंग करता है। क्यूलेक्स जो होता है, क्यूलेक्स ये एकदम इसको चाहिए डर्टी वाटर, ठीक है। रेस्टिंग पोस्चर वही। फिर डिजीज मैपिंग में देखोगे, वेक्टर डिजीज एंड पैथोजेंस, तो एंडीज जो है डेंगू करता है, और होता किससे है, डेंगू वायरस से, ठीक है। चिकनगुनिया चिक वायरस से होता है। जीका जीकेवी से, मतलब जिक वायरस है। येलो फीवर वायरस है। एनोफिलीज जो है ये मलेरिया काउज करता है, प्लाज्मोडियम स्पेसिस कोई भी होगा। क्यूलेक्स जो होता है फ्लाइरेसिस करता है, डाब्लू वैंक्रोफ्टी होता है, जापानीज इंसेफ्लोटो जेई वायरस होता है। फिर मैंसोनिया होता है, लेस कॉमन, आल्सो कैन ट्रांसमिट फ्लेरेसियस, ठीक है। लाइफ साइकिल एंड बाइटिंग बिहेवियर देखोगे तो हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ना पूछता है ना कि लार्वा किस में आता है। तो देखो, सबसे पहले एग रहता है, फिर लार्वा रहता है, फिर पुपा, फिर एडल्ट बन जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। और ओनली फीमेल मॉस्किटो बाइट्स, रिक्वायर ब्लड फॉर एग डेवलपमेंट, मेल वाले को ब्लड नहीं चाहिए होता है। बाइटिंग वाला अगर देखोगे तो ये है, कहाँ गए हम लोग, ठीक है। इन्फ्लुएंस्ड बाई CO2, बॉडी हीट, स्किन ओडोर, ठीक है। और इसमें आपका थोड़ा सा ब्लड ग्रुप भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो वेन, तो CO2 है एंड बॉडी हीट है आपका। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि ब्लड ग्रुप भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि मैं कहीं तो पढ़ रहा था कि ओ ग्रुप वाले को ना ज़्यादा ब्लड काटता है, ठीक है, और AB वाले को कम काटता है। तो ये आप रिसर्च कर लेना। तो मतलब आपके बॉडी से जो स्मेल आ रहा है ना, तो उसके वजह से अभी आपके पास मच्छर ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो जनरली पता नहीं, बट जनरली आपका अगर बॉडी का स्मेल नहीं आता है तो परहैप्स यू विल गेटिंग थोड़ा सा कम मॉस्किटो बाइट, ठीक है। पीक बाइटिंग टाइम जो है वो स्पेसीज के पास वेरी करता है, जैसे एंडीज डे में, एनोफ्लीज एंड क्यूलेक्स नाइक्स में, ठीक है। याद रखना इसको। रेस्टिंग सिटिंग पोजीशन हम लोग देख लिए, ब्रीडिंग साइट भी देख लिए। और इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल फैक्ट देखोगे तो जैसे कि एडल्ट लाइफ स्पैन जो होता है दैट इज फॉर 2 to 4 वीक्स डिपेंडिंग ऑन स्पेसीज। फ्लाइट रेंज जो है जनरली 1 to 3 किलोमीटर। भाई साहब, ये तो ड्रोन वाला काम है, ठीक है। एंड इज ऑफन लेस देन 2 मीटर्स अर्बन में। डिजीज ट्रांसमिशन इज विया स्लाइवरी इंजेक्शन, सेलिवरी इंजेक्शन ड्यूरिंग बाइटिंग। तो ठीक है। अब देखो, इसमें हम लोग के पास ना एक दो चीज है जो कि हम कल भूल गए थे, आज नहीं भूलेंगे। तो हाँ, क्वेश्चन वाला चीज, ठीक है। तो द हिंदू में देता है क्वेश्चन, तो इसको हम लोग कर लेंगे थोड़ा सा। तो देखो, ये कहता है इंक मेड बाय बॉइलिंग सूट फ्रॉम ब्रंट बीच वुड, ठीक है। तो बिस्त्री इसको कहते हैं। ब्लैक इंक ऑफ कार्बन पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, तो इंडिया इंक कहते हैं। इंक सोल्ड एज इंक स्टिक्स रादर देन एज लिक्विड, उसको सूमी कहते हैं उस इंक को। डाई फैमिली दैट ट्रांसफॉर्म्ड 19th century इंक कलर्स, तो वो एनिलाइन थे, ठीक है। इंक मेड फ्रॉम ब्राउन पिगमेंट फ्रॉम कटल फिश, इसको कहते हैं सेपिया, ठीक है। अब आ जाओ, इंटरमीडिएट होस्ट फॉर विलहार्जिया फ्लैट वर्म, क्या कहते हैं, एक्वेटिक स्नेल्स। पारासिटिक प्रोटोजोआ कैरीड बाय सैंड फ्लाइज, तो लेशमीनिया। निकनेम फॉर ट्राइटोमाइन बग्स दैट ट्रांसमिट चैग्स डिजीज, तो किसिंग बग्स कहते हैं उसको, ठीक है। डिजीज काउज्ड बाय रिक्टेशिया
प्रोवाजेकी बैक्टीरिया, तो टाइफस कहते हैं। पैथोजेंस वायरस बॉर्न बाय एनोफ्लीज मॉस्किटो, तो भाई साहब ओ नियोगिंग नियोगिंग है, ठीक है। तो ये पैथोजेनिक वायरस ब्रोन बाई एनोफ्लीज, ठीक है। तो ये भी वायरस को एनोफ्लीज कैरी करता है। उसके बाद द हिंदू में ना क्विज सेशन आ रहा है, रिवाइंड 2025 ट्रिविया क्विज, ठीक है। तो वैसे ये सब मतलब पीसीएस या यूपीएससी के लिए है, छोटे एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, लेकिन ठीक है पूछ भी सकता है। बट सी, in its effort to promote local talent and one district one product GI products, which online store है इंडियन रेलवेज डिसाइडेड टू पैट्रोनाइज, ठीक है। कौन से ऑनलाइन स्टोर को इंडियन रेलवेज पैट्रोनाइज करने की बात कर रहा है, तो दैट इज आभार, ठीक है। मोहना फ्रॉम चेन्नईज अनावरम won the 2025 कमला भाषिन अवार्ड साउथ एशिया का, which was instituted to celebrate individuals working to challenge patriarchy and promote gender justice. What is her profession? So she is auto driver. AI startup Kurtim unveiled India's first agentic AI system earlier this year. What it is called? तो क्रूति है उसका नाम, ठीक है। एजेंटिक एआई क्रूतिम का। अब क्या होता है, जैसे कि देखो ये भी आपको मैं बताता हूँ। एक होता है जनरेटिव एआई, ठीक है। आप जो चैट जीपीटी, ग्रॉक या फिर जेमिनाई ये सब जो यूज करते हो, ये सब जनरेटिव एआई है। एक होता है एजेंटिक एआई, ठीक है। एजेंटिक एआई को ना आप अपना काम बताओ, ठीक है। वो काम के अकॉर्डिंग या ऑब्जेक्टिव बता दो आप, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ये ऑटो सारा चीज, सारा प्रोसेस को ये वो कर देता है, इवेलुएट कर लेता है और करके दे देगा। जैसे सिंपल सी बात है कि जैसे चैट जीपीटी से पूछोगे कि हमको भूख लगा है, तो ये आपसे पूछेगा कि क्या खाना है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या खाना है, क्या खाने का मन कर रहा है, तो आप कहोगे कि लेट्स से कि क्या खाने का मन कर रहा है, इडली, ठीक है। इडली खाने का मन कर रहा है, बहुत दिन हो गया खाए हुए, तो ठीक है। ये कहेगा कि ठीक है इडली खाना है, कौन से रेस्टोरेंट से ऑर्डर ऑर्डर करना है, मतलब समझ में आ रहा है। और आप एजेंटिक एआई से बोलोगे इडली खाना है, ठीक है। साफ बीच का प्रोसेस गायब, सीधे आपके द्वार पे जोमेटो वाला इडली लेके खड़ा होगा। समझ में आ रहा है। तो ये बीच वाला सारा प्रोसेस को ये किल कर देता है, सीधे रिजल्ट को पे ओरिएंटेड होता है, ठीक है। तो ठीक है। दूसरा ये डे 2 का था, डे 1 का ये है, डे 3 का ये है, तो अभी चल रहा है। विच इंडियन सिटी हैज रिसेंटली बिकम होम टू द मोस्ट कंट्रीज फर्स्ट सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम, तो कौन सा बना है, हैदराबाद। इन विच स्टेट वाज 77 फुट ब्रोंज स्टैचू ऑफ लॉर्ड रामा इनागुरेटेड इन नवंबर 2025, ये याद रखना गोवा में हुआ था, ठीक है। The Nisar satellite entered its final science operational phase in November 2025 alongside ISRO, which space energy is agency is collaborating on this mission. तो नासा का है निसार, नासा, इसरो, अपर्चर वो करके है कुछ तो ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ न्यू बायोग्राफी ऑफ एम एस स्वामीनाथन दैट वाज रिलीज्ड इन चेन्नई इन नवंबर 2025, तो क्या है, अ मैन हु फेड इंडिया। Which iconic Kashmiri tree species is being given a digital Aadhaar through tagging and QR codes by JK Forest Research Institute? तो चिनार को दिया जा रहा है। In the final of the first Blind Women's T20 World Cup held in Colombo on November 23, 2025, which team did India defeat to claim the title? कौन सी टीम को इन्होंने हराया था, तो दैट वाज नेपाल, ठीक है। तो ये सब क्विज हो गए, बाद बाकी हमारा नोट्स हो गया। तो मिलते हैं कल वाले में, ठीक है। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। नमस्कारम।